नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता निशाल। एडवाइजर जरूरी है कि एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ है जिनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ है इक्विंटस वेल्थ एडवाइजरी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जसप्रीत सिंह अरोड़ा। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स की जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ी है, स्मार्ट पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, और क्या एक पावर शिफ्टिंग दिख रही है आपको मार्केट में? नमस्कार जी, बिल्कुल। अगर आप देखें जो न्यू एज ब्रोकर्स आए हैं अभी, डिस्काउंट ब्रोकर्स जिसको हम बोलते हैं, चाहे जीरोडा हो, ग्रो हो, अपस्टॉक्स हो, इनका ही डोमिनेंस है आजकल मार्केट में। और इनका जो क्लाइंट बेस है वो पूरा का पूरा रिटेल इन्वेस्टर्स है, राइट। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आज के दिन में भी पुराने ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के साथ ही अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। अगर आप ओनरशिप देखेंगे तो पिछले डेकेड में तकरीबन एफआईज की ओनरशिप है वो गिरी है 22% से लेके 17%। म्यूचुअल फंड की बढ़ी है फ्रॉम 4% टू 10%, और जो इंडिविजुअल रिटेल शेयर होल्डर है उसकी बढ़ी है फ्रॉम 9 टू 10%। अब ये एमएफ और रिटेल मिला के जो ओनरशिप बढ़ी है वो ऑब्वियसली इसका एक रिलेशन इससे भी है कि जो ओवरऑल रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है। अब अगर थोड़ा एक जूम आउट करते हैं, राइट, व्हाट्सएप ग्लोबली सबसे प्रख्यात और सबसे यूज किए जाने वाला ऐप है। यूएस में उसके पास मंथली एक्टिव यूजर्स 10 करोड़ है। इंडिया में 6 गुना है, 60 करोड़, राइट। सीधी अमाउंट ऑफ कितना हम 6 टाइम्स। इंस्टाग्राम 35 करोड़, राइट, मंथली एक्टिव यूजर्स, राइट। ये आप देख रहे हैं कितना डिजिटाइजेशन का उसका इम्पैक्ट है। देन लेट्स लुक एट समथिंग लाइक ड्रीम 11, उसके पास भी 26 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। अब बात करते हैं इंडियन डीमैट अकाउंट होल्डर्स, ओनली 20 करोड़। और ये भी आप सोचिए, प्री कोविड 4 करोड़ थे, अब हम 20 पे पहुंचे। 5 टाइम्स हो गया 5 इयर्स में। अब ऑब्वियसली 20 करोड़ का आगे जाके 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ होना ही है। तो लार्जर पॉइंट, अगर हम इसके अराउंड एक थीम बताने की कोशिश कर रहे हैं या ट्रेंड बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली रिटेल का जो इम्पैक्ट है बढ़ रहा है, एंड फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एक थीम निकल के आएगी जो इस पे प्ले की जा सकती है। ओके, लेकिन इस बीच इन्वेस्टर्स को ये भी तो समझना जरूरी होगा ना कि वो निवेशक जो प्राइवेट और पब्लिक, इन दोनों ही मार्केट्स के बीच में बैलेंस कैसे बनाए। मतलब अगर उसको दोनों मार्केट में करना है ट्रेडिंग, तो किस तरीके से वो एकदम ऐसे करे कि नुकसान उसको जितना हो सके उतना कम हो। श्योर। तो मेरा फेवरेट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, और इंडिया का फेवरेट रिलीजन आफ्टर द ओरिजिनल रिलीजन इज क्रिकेट, राइट। अब तीनों फॉर्मेट्स आपके पास, राइट, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई एंड लेट्स से T20। अब अगर एक बार के लिए पब्लिक और प्राइवेट मार्केट को दो भागों में बांट लेते हैं, तो आपका जो पब्लिक मार्केट है इट्स मोर लाइक टेस्ट क्रिकेट, राइट। आपके पास मीडियम रिस्क है, राइट, और आपके मीडियम रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है। आपको वापस फॉल बैक करने का, आपको पुल बैक करने का ऑप्शन मिलेगा, राइट। नेक्स्ट लेवल पे हम देखें ओडीआई क्रिकेट, दिस इज प्राइवेट मार्केट में प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटीज। रिस्क बढ़ गया अब यहाँ पे आपका, राइट, लिक्विडिटी गिर गई है, राइट, थोड़ा इन्वेस्टमेंट टेन्योर आपको और बढ़ाना पड़ेगा, राइट, कंपेयर टू पब्लिक मार्केट्स। लास्ट में आता है प्राइवेट मार्केट के अंदर स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, राइट, दिस इज मोर लाइक T20। आपको यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन योर टोज, रिस्क और बढ़ गया है, लिक्विडिटी और गिर गई है। तो तीनों का इट्स लाइक संतुलन बना के चलना है। तो कमिंग टू कितना बैलेंस रखना चाहिए, आई वुड से 2/3 1/3, राइट, फॉर एन एवरेज इन्वेस्टर। 2/3 लिस्टेड एंड 1/3 अनलिस्टेड, जिसे आप प्राइवेट मार्केट भी बोल सकते हैं। उसके अंदर अगेन वो डिवाइड कर सकता है बिटवीन प्री आईपीओ एंड स्टार्टआप इन्वेस्टिंग। स्टार्टअप में बहुत तरीके हैं उसको इन्वेस्ट करने के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो बहुत समझना जरूरी होता है कि पीएमएस और आईएआईएफ, इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएट क्या है, और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए क्या किन लोगों के लिए सही रहता है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें किन इन्वेस्टर्स के लिए। तो श्योर। तो अब अगर देखें तो मार्केट में फॉर समबडी जो एंटर कर रहा है, रिसेंटली आया है, वो टिपिकल प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड, राइट। म्यूचुअल फंड आज के दिन में कुछ 52 लाख करोड़ का ओवरऑल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। ये इक्विटी है, हार्डकोर इक्विटी एंड डायरेक्ट AUM ऑफ म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट फिर आता है आपका पीएमएस और एआईएफ, वो मिला बिटवीन द टू मिला के आप देखेंगे तो 10-1 लाख का करोड़ है। बट ये इवॉल्व प्रोडक्ट्स है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में आता है, फिर धीरे धीरे पीएमएस में जाता है, फिर उसके बाद एआईएफ में जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम किस स्टेज पे ये दोनों को इवेल्युएट करें। तो आई वुड से 5 years इनटू द इक्विटी जर्नी, वर्स्ट केस 10 years इनटू द इक्विटी जर्नी, आपका जो आपने इक्विटी में स्टार्ट इन्वेस्ट करना किया, तो पीएमएस और एआईएफ आर गुड इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप पूरा ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म वेल्थ का डिप्लॉय कर सकते हैं। अब सवाल है कि
इसके बीच में क्या चूज करें, राइट, जो और भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोनों में फर्क ये है कि बिटवीन पीएमएस एंड ईआईएफ, एक में आपको 50 लाख का एंट्री है, एक में 1 करोड़ का है। तो एक देयर इज अ बैरियर कि आपके पास एंट्री कॉर्पस क्या है। दूसरा एक थोड़ा शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ओरिएंटेड है विच इज पीएमएस, ईआईएफ थोड़ा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है। उसमें आपको यूनिट्स मिलते हैं, पीएमएस में आपको डायरेक्ट ओनरशिप मिलती है। तो स्ट्रक्चर का फर्क है और ये आपको लॉन्ग टर्म सोचने पे मजबूर करता है, विच इज ईआईएफ, एंड पीएमएस इज मोर फॉर मीडियम टू शॉर्ट टर्म। एंड लास्टली थोड़ा टैक्सेशन, थोड़ा एक एआईएफ का एक थोड़ा सा वो भी है कि मतलब आप एआईएफ ओन करते हैं तो उसका एक अपना प्रेस्टीज वैल्यू भी है। तो ये सब, बट अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे हमारा जैसे हम बोलते हैं एडवाइजर जरूरी है, तो आप एडवाइजर से सलाह लें कि वो आपको बेस्ट गाइड कर पाएगा कि इज इट म्यूचुअल फंड, इज इट पीएमएस, इज इट एआईएफ। एग्जैक्टली और वो बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे कम ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत टेक्निकल इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। अब एक जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड आजकल चला है वो है अर्ली रिटायरमेंट का। हर कोई ये चाहता है, हम आप भी चाहते हैं कि जल्दी से रिटायर हो जाए, लेकिन उस रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा कॉर्पस भी होना चाहिए ताकि फिर काम करने की ज़रूरत ना पड़े, अपने शौक हम पूरे कर सके। ये सही तरीका क्या होगा अर्ली रिटायरमेंट का? पहली बात, अर्ली रिटायरमेंट लेना क्यों है लोगों को, मुझे ये समझ नहीं आता है, क्योंकि रिटायरमेंट लेने के बाद वो करेंगे क्या, राइट? घूमेंगे। कितना घूम लेंगे, मतलब अगर आप अभी हम 2 साल में एक बार घूमते हैं, हम साल में 2 बार घूम लेंगे। एंड मैं पिछले 3-4 सालों में बहुत घूमा, बट अब ये साल हो गया कि अब नहीं, इस साल नहीं घूमना है। तो यानी आपको अर्ली रिटायरमेंट नहीं चाहिए? नहीं, मतलब अब मतलब एक पॉइंट आ गया ना कि अब वो सोचा था कि मतलब इस टाइम पे रिटायर लेके करेंगे क्या, बिकॉज सी जो मोर्टालिटी रेट है एंड जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ गया। पहले हम 50 से 55 साल हमारा लाइफ स्पैन होता था, आज के दिन में इट इज 75-80 इयर्स, राइट? इमेजिन ए ह्यूमन बीइंग लिविंग टिल 85। अगर आपने 55 में भी रिटायर कर लिया, सो मोटा मोटा उसके समझे आप कि एट 25 आपने काम करना शुरू किया, फिर 30 साल तक आपने काम किया विच इज 55, एंड उसके बाद भी आपके पास 30 साल है। अब उसको अगर आपको एक्टिव रखना है तो अर्ली रिटायरमेंट लेके आप अपने आपको मतलब ब्रेन फ्रीज या वो कर लेंगे, माइंड एक्टिव नहीं रहेगा। बट नेवरदलेस हर चीज की ऑडियंस है एंड हमें रिस्पेक्ट करना है जिनको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए। तो पॉइंट पे आके लेट्स से अगेन हाइपोथेटिकली 25 साल का इंडिविजुअल है, एट लेट्स से 55 ही वांट्स टू रिटायर, बॉल बक, राइट? आज के दिन में एक अच्छा कॉर्पस क्या होना चाहिए आज के मार्केट वैल्यू में? हाइपोथेटिकली लेट्स से इट इज 10 करोड़। ओके, 10 करोड़ का कहाँ से आ रहा है? 10 करोड़ पे अगर आप बैंक में डाल भी देंगे तो एफडी के रेट पे 6-6.5% पे पोस्ट टैक्स यू विल स्टिल बी लेफ्ट विथ 3.5 to 4 lakhs मंथली इनकम। बहुत अच्छी आमदनी है जिससे आपका घर खर्च चल जाएगा आराम से एक अच्छा। अब ये तो आज की वैल्यू है 10 करोड़, राइट? 30 साल बाद इसकी वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो इन्फ्लेशन हम 5-6% नहीं लेंगे, हम 9% लेंगे, राइट? क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन है, टूरिज्म इन्फ्लेशन है, एजुकेशन इन्फ्लेशन है, राइट? ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो वो 4-5-6% वाले इन्फ्लेशन रहे नहीं है, वेटेड एवरेज 9% लेते हैं, राइट? एट 9% ये जो 10 करोड़ का आपको कॉर्पस आज चाहिए, आफ्टर 30 years यू विल नीड 35 करोड़। yes. अब हमारा गोल पोस्ट क्या है? 35 करोड़। कब तक पहुंचना है? 30 साल बाद, राइट? तो उसके लिए हमें SIP लगेगा। SIP वहां पहुंचने के लिए हमें 50,000 का SIP चाहिए। एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको लगेगा तकरीबन 15% पर एनम। So at 15% compounding per annum for 30 years at 50,000 rupees SIP, हम 35 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। But let's say somebody doesn't have 30 years, right? Let's say he has a lesser this thing, और जल्दी रिटायर होना है, तो instead of 15% उस इंडिविजुअल को फिर 25% वाले कंपाउंडिंग करनी होगी, राइट? बिकॉज नाउ यू हैव रिड्यूस्ड योर 30 years to 20 years। तो आपका जो 15% वाला जो CAGR टारगेट था, नाउ अब आपको उसको पुल करके 25% तक ले जाना पड़ेगा, और वो डिफिकल्ट नहीं है। मतलब उसके लिए अगेन यू विल हैव टू डू हाई रिस्क टेकिंग, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, राइट? आपको लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। तो एज ए सेट 15 से 25% का रेंज ब्रॉडर रखें, 20 से 30 साल का टेन्योर रखें, तो आपका गोल पोस्ट 35 करोड़ का अचीव हो जाएगा, जो आपको अर्ली रिटायरमेंट, सो कॉल्ड अर्ली रिटायरमेंट दिलाने में हेल्प करेगा। लेकिन आज आपसे बात करके मुझे अब अर्ली रिटायरमेंट का बिल्कुल प्लान नहीं करना। एग्जैक्टली जब तक जिएंगे तब तक काम कर सकते हैं। ओके, सो क्योंकि आपने इतने सारे डेटा एनालिसिस करके हमें बताया कि कितना ज्यादा आउटरीच हुआ है इन दिनों सोशल मीडिया का, एंड इस सोशल मीडिया से बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस हुई हैं, खास करके स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स। लोगों को लगता है वो भी एक बड़ा स्टार्टअप बड़े आराम से बना सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे शोज भी हमने देखे इन दिनों जो आते हैं, जिससे लोगों को लगता है वहां तक तो पहुंचना है, उन जजेस के सामने अपना कोई प्रोडक्ट लेके जाना है। क्या आपको वाकई लगता है कि लोग इसको अब फॉलो कर रहे हैं बिना किसी विजन के, या फिर वाकई लोग सीरियस हैं यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप के पीछे जो भाग रहे हैं?
आई वुड से एक अच्छा कल्चर है जो बिल्ड हो गया है, बिकॉज जैसे आपने बोला काफ़ी शोज हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, इनफैक्ट काफ़ी प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं जो जिसके थ्रू एज एन इंडिविजुअल हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो आई वुड से इट्स अ गुड स्टार्ट. अब ये थोड़ा वो इसको मिसयूज ना हो या इसमें इसको मिस सेलिंग ना हो, वो अगेन हम जैसे एडवाइजर्स और लॉट ऑफ इकोसिस्टम में जो पूरे पार्टनर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा. अब सवाल आता है यूनिकॉर्न्स का, राइट? अब ये अगेन इज अ जर्नी, राइट? ओवरनाइट यूनिकॉर्न कोई नहीं बनता है. तो बट नेट और यूनिकॉर्न्स ऑब्वियसली हम सबको पता है $1 बिलियन और मोर वैल्यूएशन पे. तो जितना आसानी से पहले यूनिकॉर्न्स लोग मतलब कंपनीज बन रही थी टिल 2021, आई थिंक वो थोड़ा स्लो डाउन आ गया उसमें, बिकॉज ऑब्वियसली रियलिज्म, रैशनैलिटी आई है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है, सिर्फ रेवेन्यू नहीं चेस करना है, अनऑप्शन ऑफ वैल्यूएशन आप नहीं दे सकते हैं. तो आई वुड से पीपल आर स्टिल लुकिंग एट द टारगेट ऑफ बिकमिंग अ यूनिकॉर्न एज एन इन्वेस्टर, बट साथ में एक रैशनैलिटी भी है, एक रियलिज्म भी है कि भाई इतना आसान नहीं रहेगा जर्नी में, और थोड़ी एक्सपेक्टेशन सेटिंग को थोड़ा टोन डाउन भी रखना पड़ेगा. ओके, यानी कि अब थोड़ा सा उसमें हम कह सकते हैं कि स्लो पेस में फिलहाल ये सेक्टर है. हाँ, वन विल हैव टू बी बिट कॉशियस एंड एडवेंचर एट द सेम टाइम. दोनों का संतुलन बना के चलना पड़ेगा. ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बातें आपसे हो गई. अब थोड़ा सा रैपिड फायर भी हो जाए क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. तो सबसे पहला सवाल रैपिड फायर का, पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्ट या एडवाइजर? मेरे हिसाब से एडवाइज़र ही होगा, क्योंकि अगर एडवाइज़र अच्छा है तो आपको सही प्रोडक्ट की भी जानकारी दे देगा, आपको हेल्प करेगा कि प्रोडक्ट ए लेना है या प्रोडक्ट बी लेना है या प्रोडक्ट सी लेना है. अगेन जस्ट लाइक इन क्रिकेट, आपको एक अच्छा कोच ज़रूर लगता है जो आपको पूरा मार्गदर्शन करे कि आपको किस तरीके से, एंड सिमिलरली ऑन द फील्ड आपको कैप्टन लगता है. तो आई थिंक एक अच्छा एडवाइज़र जिसने कई सारे मल्टी प्रोडक्ट्स को यूज किया है, एडवाइस किया है और कई सारी साइकिल्स देखी हैं, तो वो डेफिनेटली हेल्प करेगा. ओके, एंड करोड़पति बनने के लिए आपका मंत्र? मेरा पर्सनल मंत्र ये रहेगा, जस्ट कीप द फेथ. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगेन मैं थोड़ा रिसेंट एग्जांपल में ले जाना चाहूंगा, विच इज आर द रिसेंट एशिया कप फाइनल. पहले बैटिंग में अगेन द वे पाकिस्तान वाज फ्लाइंग एट व्हाटएवर 114 फॉर 1, एंड जब हमारे बारी आई तब अगेन राइट हमारे विकेट्स कंटिन्यूसली गिर रहे थे, राइट? अब व्हाट आई एम सेइंग इज द स्काई एटीट्यूड, राइट? सूर्य कुमार यादव का एटीट्यूड देखिए, राइट? अब उसको पेशेंस भी रखना है, कामनेस भी रखनी है, कूल भी रहना है, राइट? मोटिवेट भी करना है टीम को. प्रेशर जो उस पे आ गया है वो वापस टीम पे देना है, राइट? और जो बीसीसीआई सारे प्लेयर्स ने उसके ऊपर फेथ दिखाया है, वो उसको काइंड ऑफ आगे पर्कुलेट करना है कि आई एम ऑल्सो कीपिंग दैट फेथ इन यू. सिमिलरली आई वुड से मंत्रा के हिसाब से इंडिया स्टोरी, equity as an asset class, SIP which is patience, continuously रखना, और हम इसका जो कंपाउंडिंग है, सब का जो मिला के जो कंपाउंडिंग जो मैजिक होगा उस पे बस फेथ बना के रखिए. छोटा छोटा जैसे अब कहीं पे अभी टैरिफ आ गया, राइट? इधर से कहीं वॉर चल गई, वो लॉन्ग टर्म जर्नी में हिकअप्स बना देता है, बट उसी को ही दैट इज वेयर आई से द स्काई एटीट्यूड. वो आपको अगर आप पेशेंस रखेंगे, कामनेस रखेंगे, अल्टीमेटली द कप विल बी इन योर हैंड्स, जो हमने देखा अभी टीम जीत के आई. बिल्कुल, और बहुत अच्छे, मतलब मुझे लगता है इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट की जो लैंग्वेज है ना, वो सबसे जल्दी लोग ग्रैप करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, तो आज आपके बेटर एग्जांपल नहीं हो सकता. एग्जैक्टली, तो इस कॉन्वर्सेशन को लोग तुरंत ग्रैप करेंगे क्योंकि इसमें आप हर बार क्रिकेट जो इन्वॉल्व कर रहे हैं. ओके, एक मार्केट का मिथ जिसको आप चाहेंगे कि लोग तोड़े या आप खुद भी तोड़ना चाहेंगे? आई वुड टेक द लिबर्टी एंड मेक इट टू. उसमें एक है कि ये सिर्फ अल्ट्रा एचएनआईज के लिए प्रोडक्ट है. ये ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अंडर कैट 1 विच इज स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन स्टार्ट द जर्नी विद एज लो एज 25 लाख. आपको 1 करोड़ नहीं इसमें कमिट करना है, आपको 25 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, इसमें एक मिथ है कि लॉसेज बहुत होते हैं, या तो ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे, या नंबर ऑफ लॉसेज आर मोर देन नंबर ऑफ लूजर्स आर मोर देन नंबर ऑफ विनर्स. उसमें अगेन अगर आप स्टडी करके काम कर रहे हैं, अच्छे एडवाइजर आपके साथ है, राइट? और अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं, तो ये अगेन एक मिथ है. उसका एक और एग्जांपल आप समझाना चाहूंगा. तो लेट्स से 10 स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, हमने पोर्टफोलियो में लिया, राइट? और उसमें से एक कंपनी 10x हो जाता है, राइट? अब वो 10 रुपए डाल के 100 रुपए, राइट? वो हो गया एंड ऑब्जेक्टिव, राइट? जो 100 रुपए बन गए, और मेरा कॉर्पस कितना था? वो भी 100 ही था, राइट? 100 ही था. तो मेरा एक कंपनी ने मेरा पूरा प्रिंसिपल प्रोटेक्ट कर दिया है, राइट? बाकी 9 में से 1, 2, वर्स्ट केस 3, अगर इफ उनका 0 भी हो जाता है, आई एम स्टिल, माई कॉर्पस इज प्रोटेक्टेड, राइट? तो इसमें
कुछ विनर्स डिसप्रोपोर्शनेटली रिटर्न दे देते हैं जो ओवरऑल बास्केट रिटर्न को एक अच्छा हेल्दी रिटर्न दे देता है। तो एक जो मिथ है कि घबराहट भी है कि भाई इसमें लॉस बहुत होता है, इसमें लूजर्स बहुत हैं, तो उतने नहीं हैं और वो और कम हो जाएंगे अगर आप पोर्टफोलियो अप्रोच लेंगे, बास्केट अप्रोच, और एक अच्छे एडवाइजर के साथ की सलाह से आगे बढ़ेंगे। ये HNI वाला मिथ मुझे भी था जो अभी आपने तोड़ा। खैर, अब एक जो हमने अगेन पहले बात किया है लेकिन हम फिर एक बार उस पर बात करते हैं ये रैपिड फायर में, वो ये AIF या PMS अच्छा वेल्थ क्रिएटर 10 सालों के लिए दोनों में से कौन होता? मेरे ख्याल से वो AIF रहेगा एंड मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि PMS में अगेन डायरेक्टली जो होल्डिंग्स हैं वो कस्टमर के अकाउंट में आती हैं, कौन क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, एक डैशबोर्ड है, एक्सेस है, डायरेक्ट आती हैं, राइट। तो वो डेली, और मार्केट में इतना नॉइज है, वो डेली देखता रहता है, वीकली मंथली देखता रहता है, राइट। एक सो कॉल्ड उसमें डिस्ट्रैक्शन रहता है। AIF में ऑन दी अदर हैंड एंड PMS में आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है अनलिस्टेड को प्ले करने के लिए, प्री IPO अनलिस्टेड स्टार्टअप करने के लिए। AIF ऑन दी अदर हैंड इज वेरी लॉन्ग टर्म, मोस्टली क्लोज्ड एंडेड होती हैं, उसमें यूनिट्स मिलती हैं आपको, यू डोंट गेट डायरेक्टली स्टॉक्स इन योर अकाउंट। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है एंड उसमें ऐसा नहीं है कि आपको डेली कुछ हिट हो रहा है तो आपको डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि अरे ये आज ऊपर है, ये आज नीचे है, एंड इट हैज बीन प्रूवन। और उसमें अच्छी बात एक और है कि उसमें तीनों ऑप्शंस हैं, कैट 1, कैट 2, कैट 3। कैट 1 इज स्टार्टअप, कैट 2 इज मोर ऑफ इक्विटी एंड डेट अगेन प्राइवेट मार्केट्स, एंड कैट 3 में लिस्टेड मार्केट्स। तो आपको तीनों का फ्लेवर मिल जाता है अंडर द ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ AIF। तो आई थिंक AIF आई वुड से इज मोर फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हु हैज अ लेट्स से 1 year और मोर, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मतलब कुल मिला के जो 10 साल के लिए अगर किसी को अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना है तो उसे AIF ही लेना चाहिए। अब क्योंकि हम इतनी बार बात कर चुके हैं AIF और PMS की, तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप दर्शकों को बताइए कि इन दोनों में डिफरेंशिएट आखिरकार होता कहाँ और कैसे है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल हो सकता है बट आई एम श्योर उसका उसका अप्रिशिएट करेंगे जो सुन रहे हैं। तो एक होता है एंट्री लेवल, हमने जैसे बात की, PMS में 50 lakhs एंड जो AIF है उसमें 1 crore का एंट्री लेवल कॉर्पस चाहिए। सेकंड है PMS इज लिटिल बिट मोर ऑन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, ओके, एंड AIF इज मोर ऑन द लेट्स से लॉन्ग टू वेरी लॉन्ग टर्म, राइट, जिसका मतलब है कि 5 से 10 साल के लिए। PMS में सिर्फ आप लिक्विड लिस्टेड इक्विटीज के के तरफ आप एक्सपोजर ले सकते हैं। AIF ऑन द अदर हैंड आपको 3 ऑप्शन देता है, विच इज कैटेगरी 1 जिसमें स्टार्टअप इन्वेस्टिंग होगी, कैटेगरी 2 विच इज अनलिस्टेड मार्केट हो गया, प्राइवेट मार्केट्स है, प्री IPO है, उसमें डेट भी आ जाता है, एंड लास्टली कैट 3 जिसमें लिस्टेड मार्केट पूरा आपको एक्सपोजर मिल सकता है, एंड यू कैन डू लिटिल बिट ऑफ FNO स्ट्रोक हेजिंग एज वेल। अब बात आती है आपको आपके डीमैट में दिखेगा क्या, राइट। PMS में दिखेगा आपको डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ द स्टॉक्स जो आपने जो फंड मैनेजर ने लिए हैं, राइट। इन AIF इट इज द यूनिट्स। किसी भी कंपनी में अगर लेट्स से इक्विंटिस AIF ने अंडर कैट 1 किसी कंपनी ABC में इन्वेस्ट किया, उसके यूनिट्स हमारे पास आते हैं, राइट, और हम वो यूनिट्स आगे पास ऑन करते हैं टू द इंडिविजुअल शेयर होल्डर और द यूनिट होल्डर। लास्ट में बात आती है कि अगेन एक लिक्विडिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। PMS में यू कैन गेट इमीडिएट लिक्विडिटी, राइट, आपको ओवरनाइट आपने बेचा, मनी इज इन योर अकाउंट इन T+2। इन AIF कैट 3 में ही वो पॉसिबल है, कैट 1, 2 में अगेन वो इतना इजी नहीं है लिक्विडिटी। वो उसमें कभी 1-2 साल लगते हैं, कभी 3-4 साल, या कभी बिटवीन 2 पार्टीज उन्होंने सेलिंग की है तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन किया तो आपको लिक्विडिटी मिल जाती है। तो एक लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। और लास्ट है टैक्सेशन। इसमें अगेन PMS में शॉर्ट टर्म जैसे 20% है, लॉन्ग टर्म 12.5% है, वो लागू होता है, राइट, और इंडिविजुअल के हैंड पे इट इज टैक्स्ड। इन AIF इट इज या तो वो पास थ्रू व्हीकल रहता है या फिर पास थ्रू या तो इंडिविजुअल के लेवल पे होगा या जो उसका व्हीकल है या जो प्लेटफॉर्म है उस लेवल पे टैक्स होता है। अगेन उसके अलग अलग टैक्सेशन। थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे तरीके से इसको समझाने के लिए। जी हाँ, तो इस बार इस करोड़पति पोर्टफोलियो में मुझे लगता है आपने बहुत कुछ चीजें समझी होंगी, सीखी होंगी और जानी होंगी कि क्या आपको और कैसे बना सकता है करोड़पति, लेकिन कौन सी जरूरत है स्ट्रैटेजी की जिसमें आप आगे बढ़ें। इसी के साथ हमारे इस शो के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।